जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम ना एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। मेरे को पता है कि थोड़ा लेट हो गया, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, टाइमली आ चुकी है वीडियो। तो आप लोगों का जो इंतज़ार है वो आज ख़त्म होता है। तो ये 10th क्लास में चैप्टर 4 है पॉलिटिकल पार्टीज, आज इसको पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। और आपको ना जो भी कन्फ्यूजन होता है, देखो मैंने क्या किया है, इस वीडियो में कुछ रिसेंट डाटा को भी ऐड किया है, तो आपको ना कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लियर रखेंगे सारी चीज़ें। और यहाँ से ही कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हम हैं ही आपके साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। ये देखो चैप्टर ना आसान होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी इधर उधर की बातें सोच के, है ना, बिल्कुल जुड़ जाओ और कॉपी पेन निकाल लेना आप, या स्क्रीनशॉट ले लेना। सब नोट्स बना रखे हैं, प्रिपेयर कर रखे हैं, ये अब बस लिखने की जरूरत है आपको। एग्जाम में जाके लिखना है, नंबर लेने हैं बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, कैसे बनती है, क्या होता है, सारी चीज़ें उस प्रोसेस को देखेंगे। पर सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो लोग साथ आते हैं, हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। अब देखो मैंने ये लाइन पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने ग्रुप बनाया, और ग्रुप में जो भी लोग थे, हमने भी सोचा कि यार इलेक्शन फाइट करेंगे और पावर में आ जाएंगे, फिर इलेक्शन जीत गए तो, और अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ये कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे एग्री करते हैं, और उसके बाद में ये एक कलेक्टिव गुड को प्रमोट करते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई पार्टी बनाई, और उस पार्टी, मैंने यहाँ पे लेफ्टिस्ट लिखा है, कुछ सोच समझ के लिखा है, नहीं मैं यहाँ पे पुअर भी लिख सकता था। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है पुअर लोगों को सपोर्ट करने वाला। फॉर एग्जांपल मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी प्रोग्राम बनाती है लेफ्टिस्ट लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए, है ना। तो उनके कुछ ना कुछ, हर एक पार्टी के, जैसे कि कोई एक पार्टी है, उस राइटिस्ट पार्टी हो गई। राइटिस्ट का मतलब होता है कि वो पार्टी रिच लोगों को फेवर कर रही है, लेफ्टिस्ट पुअर लोगों को फेवर कर रही है। तो वो जो इनकी आइडियोलॉजी होती है तो वो अलग अलग भी मिल सकती हैं। तो वो अपनी कुछ पॉलिसीज पे एग्री ऑन करेंगी, और फिर उसके बाद में एक कलेक्टिव गुड को प्रमोट करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मैंने ना कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, या किसी भी आइडियोलॉजी के बेस पे कोई पार्टी को बनाया, तो मैं कलेक्टिव गुड को प्रमोट कर रहा हूं। मतलब कि मैं कुछ लोगों की एस्पिरेशंस को मीट आउट करने की कोशिश करूंगा आगे वाले इलेक्शन के अंदर, अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूं तो। ठीक है, अब ना इसका काम क्या होता है कि कुछ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट का मतलब पता है ना, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना होता है। और ये कब लागू हो पाएंगी, जब एक पॉपुलर स्पोर्ट मिल जाएगा, आप जाएंगे और आप जाके ईवीएम पे ना, अगर आपकी आप अडल्ट हो गए हो, तो फिर आप जाओगे इलेक्शन के अंदर, पार्टिसिपेट करोगे और वोट दोगे, तो ऑब्वियसली जीत जाएगा, और फिर वो आप के लिए जो भी पॉलिसी बनाएगा वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन इन अ सोसाइटी। सॉरी, इस कहने का मतलब क्या हो गया कि यार पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि ना देखो, आप ना सोसाइटी में देखते होंगे कि भाई बीजेपी पार्टी, आईएनसी, बीएसपी, है ना, जो भी सब पार्टी लोग करते रहते हैं, सबके अपने अपने ग्रुप हो जाते हैं, अपना एक डिवीजन क्रिएट हो जाता है। उसके बारे में बोल रहा है कि सब पार्टी के एक फंडामेंटल डिवीजन क्रिएट हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशनशिप, है ना। तो पार्टीज आर अबाउट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ऑब्वियसली सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर पार्टीशनशिप इन्वॉल्व होता है। अभी पार्टीशन वर्ड क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं किसी भी पार्टी को स्ट्रांगली कमिटेड हूं। जैसे कि मैं हूं, मैं किसी पार्टी को कमिट कर रहा हूं, मतलब कि मेरी कमिटमेंट उस पार्टी को 101% है। वो पार्टी कुछ गलत करता है, कुछ सही करता है, तो भी मैं बोलूंगा यार कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, ऐसे मतलब कि उसमें ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ मैं, मतलब कि कुछ सोच ही नहीं रहा कि वो कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ खराब कर रहा है। तो डेट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन। मैं किसी ग्रुप को, किसी फैक्शंस को बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूँ, कमिट हो चुका हूँ मैं उसको, तो डेट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप। अब आगे चलते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसके लीडर्स होंगे। अब जैसे कि आपने कोई भी पार्टी को चाहते हो, तो उसका कोई अच्छा लीडर होगा, आप चाहते होंगे किसी भी लीडर को। ठीक है, मैं अब यहाँ पे ना लीडर का नाम नहीं लूंगा यार। ठीक है, उसके कुछ एक्टिव मेंबर्स होंगे और कुछ उसके फॉलोअर्स होंगे। जैसे कि हम किसी पार्टी के फॉलोअर हैं, अब एक्टिव मेंबर कैसे बन जाओगे, अब आपने बोल दिया कि भाई मैंने इस ग्रुप की ना मेंबरशिप ले ली है, तो यू आर द एक्टिव मेंबर्स, है ना। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैं। यहाँ तक समझ में आया, देखो यहाँ तक बेसिक था। अब जहाँ से क्वेश्चन बनेगा आता है, मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं हम। अब इस स्लाइड पे लिखा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो पॉलिटिकल आसान आसान पॉइंट लेके आया हूँ मैं आपके लिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। पार्टी क्या करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है।
ठीक है, कॉन्टेस्ट कर रही है। उसके बाद में पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये हमने पहले पढ़ लिया कि भाई मैं कोई भी प्रोग्राम बनाऊंगा, कोई भी पॉलिसी बनाऊंगा तो उसको लेके आऊंगा। मैं, मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी को बोलता हूँ कि यार मेरी पार्टी पुअर लोगों की हेल्प करेगी, एजुकेशन को प्रमोट करेगी, तो ठीक है। अब ना प्लेयर डिसीजिव, डिसीजिव का मतलब होता है इंपोर्टेंट, क्रूशियल रोल प्ले करता है लॉ वगैरह बनाने के अंदर कंट्री में, ठीक है। और फिर फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, सरकार भी चलाता है, फॉर्म एंड रन्स द गवर्नमेंट एंड अगर मेरी पार्टी, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरी पार्टी हार जाती है इलेक्शन में, तो वो किसका रोल प्ले करेगा, अपोजिशन का रोल प्ले करेगा। जैसे कि आज के टाइम पे आईएनसी अपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, प्ले कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक ओपिनियन को सेप देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि यार ये पार्टी ना ये काम खराब कर रही है, तो ना लोग क्या हो जाएंगे, लोग बोलेंगे हाँ जी हम ना ये सोच पा रहे हैं, हमारा ओपिनियन अब क्रिएट हो पा रहा है कि इस पार्टी ने इसके लिए, इस कम्युनिटी के लिए खराब काम किया है, या उस कम्युनिटी को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। तो एक ओपिनियन भी क्रिएट करता है। तो देखो बिल्कुल इजी रखते हैं, इजी क्या रखते हैं कि फंक्शन है, तो फंक्शन में आपने सोचा कि यार पार्टी क्या कर रही है, एक पार्टी का काम होगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, कर लिया, कर लिया, जीत गई तो सरकार बना लेगी, चला लेगी सरकार, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेगी, कुछ अपनी पॉलिसी बना लेगी। और अगर हार गया तो बैठ जाऊंगा पार्लियामेंट में ही, है ना, अपोजिशन का रोल प्ले करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगा भाई, हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, चले आगे। अब देखो हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, देखो यहाँ से नहीं बनता है क्वेश्चन, ठीक है, कि पार्टी कितनी है, ये कोई फैक्ट रटने वाली इतनी कोई जरूरी वाली बात नहीं है, बट एक बार आप देख लेते हैं, लिखा है तो 750 पार्टीज हैं। और जो पार्टीज रजिस्टर्ड होंगी ना सर, वो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती हैं। देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा अभी। हाँ, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा जरूरी है, वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम क्या है, ठीक है। और एक वर्ड कोई आपको बोल देना मल्टी पार्टी सिस्टम, तो ये भी बता देता हूँ मैं आपको अभी। तो देखो भाई यहाँ जरूरी है, ये तो ठीक है, फैक्ट था, अब आगे बात करते हैं। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है कि जहां पे एक पार्टी को अलाउ होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, इसको वन पार्टी सिस्टम बोलेंगे। चाइना इज द एग्जांपल ऑफ इट, ओके, ठीक है। अब टू पार्टी सिस्टम क्या हो गया कि जिसके अंदर मेनली टू पार्टीज हैव परमिट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, यूके लिखा हुआ है, बट इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ इट और नॉट, बता देंगे आप, ठीक है, इंडिया इसका एग्जांपल है या नहीं है टू पार्टी सिस्टम का। जब मल्टी पार्टी, मल्टी पार्टी का मतलब बता देता हूं, एग्जांपल तो आपको आंसर करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, वहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टीज होंगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। अब ना सबसे अच्छी चीजें आ गई हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो मैंने क्या बोला था, एक फंक्शंस क्या हो गए, ठीक है, एक वहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, या एग्जांपल पूछ लेगा आपको वन पार्टी सिस्टम का एग्जांपल क्या है, या टू पार्टी का, एमसीक्यू में आ सकता है। अब ना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेरे को फॉर एग्जांपल मेरी पार्टी है, मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मैंने अपनी पार्टी बनाई है, अब उसको स्टेट पार्टी कैसे बनाऊंगा, रिकॉग्नाइज कैसे कराऊंगा उसको, ठीक है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में। तो सॉरी, तो उसकी कुछ कंडीशन है, देखो बुक में एक कंडीशन लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे ना दो कंडीशन लिखी हैं, आप ना इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्ट हो, आप दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है, बट दोनों लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, रिकॉग्निशन फॉर द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अब ना कोई भी पार्टी है, अ पार्टी इज अ स्टेट पार्टी इफ सेटिस्फाई आइदर ऑफ द टू कंडीशन, इनमें से कोई एक कंडीशन को उसने फुलफिल कर लिया तो मैं उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बोल दूंगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपकी बुक में ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, पहला ये लिखा हुआ है, पार्टी सिक्योर एटलीस्ट 6%, यहाँ पे क्या बोला हुआ है 6%, अच्छे तरीके से समझेंगे, 6% ऑफ द वैलिड वोट्स, 6% उसको वोट मिल गई, ठीक है, इन डेट स्टेट, जैसे कि हम हरियाणा में है, तो हरियाणा के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके अंदर 6% हमें क्या मिल गई, वोट्स मिल गई। वोट्स और सीट्स को अच्छे तरीके से बाइसेक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी वोट्स और कहीं भी सीट लेके आ रहे हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, 6% वोट्स के बारे में बात की गई है। अब आइदर आइदर या तो उसको लोकसभा के इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में मिलाओ, क्या बोला हुआ है, 6% वोट या तो लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन में मिल गया हो, किसी भी इलेक्शन के अंदर मिल गया हो, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड का मतलब होता है कि ये कंडीशन तो फुलफिल करनी ही करनी है, एंड उसके साथ साथ एटलीस्ट 2 सीट्स, 2 सीट्स चाहिए इन द असेंबली ऑफ दैट स्टेट, मतलब असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जैसे कि ना मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ MLA,
तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो स्टेट के अंदर एमएलएज मिलते हैं, सेंटर में आपको एमपीज मिलेंगे, है ना, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो एमएलए जो होंगे, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया भाई रेवाड़ी का एरिया हो गया, है ना, और कोई XYZ एरिया मैंने बोल दिया, ठीक है। मैं ऐसे ही कोई रैंडमली मैंने एरिया उठाया और मैंने बोला कि 2 सीट उनको मिल गई हैं, तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने की कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं। क्या याद किया हमने याद किया 6% वोट मिल गया उसको, या तो वो लोकसभा के इलेक्शन में मिला है या वो विधानसभा के इलेक्शन में मिला है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसके साथ हमने क्या देखी कि 2 सीट्स मिलनी चाहिए, किसमें, विधानसभा के इलेक्शन के अंदर। जहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, द पार्टी विंस एटलीस्ट 3% ऑफ द सीट्स, 3% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली। असेंबली में ही बोला हुआ है, उस स्टेट की असेंबली में 3% सीट मिल जाए या 3 सीट मिल जाए, जो भी ज्यादा हो। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट मैं इसको इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कोशिश क्या कर रहा हूँ, इजी ही करूंगा भाई। अब बोला है इजी करना है तो इजी करना ही है। जैसे कि इसमें देखो क्या वर्ड लिखा है, 3% बोला हुआ है, या बोला हुआ है, यहाँ भी सीट्स लिख रहा हूँ। देखो भाई, इनमें से जो भी ज्यादा होगा, 3% सीट्स ज्यादा होंगी तो ये काउंट हो जाएंगी, 3 सीट्स ज्यादा होंगी ये काउंट हो जाएंगी, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, मतलब कि कैसा एरिया हो सकता है कि उसमें 10 सीट, गोवा का एरिया हो गया, तो गोवा के एरिया में आपको पता है कि ऑब्वियसली सीट कम होंगी, तो उसमें लग सकता है 3% सीट या 3 सीट्स का, ठीक है। तो जहां पे 3% सीट्स मिल जाए असेंबली स्टेट्स में, या 3 सीट्स, इनमें से जो भी ज्यादा होगा, चाहे 3 सीट वाला ज्यादा हो जाए चाहे 3%, ठीक है, वो हम काउंट कर लेंगे। भाई एग्जाम्पल आप समझ रहे हो ना, जैसे कि 90 है, मैंने बोल दिया टोटल सीट है 90, तो आपको पता है कि भाई 3 सीट ज्यादा होगी या 3% सीट ज्यादा होगी। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को, ठीक है। उस तरीके से मैं आपको मैथ में लेके नहीं जा रहा, अब मैंने परसेंटेज लिख दिया तो आप सोच रहे हो कि भाई अब सर मैथ आ गया, नहीं, मैं मैथ बिल्कुल दूर दूर यहाँ पे है ही नहीं मैथ। आप ये समझें कि 3% सीट या 3 सीट्स, जिनमें से जो भी ज्यादा होगी वो उस पार्टी को लेनी है। अगर उसने उस पार्टी ने उस सीट को ले लिया, कैप्चर कर लिया, तो वो पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर देगा। अब ये जो अगला पॉइंट आ गया, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अब कोई भी पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनेगी? अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी मैंने 2 कंडीशन लिखी है, जो आपकी पहली बुक के अंदर है। क्या लिखा हुआ है? डेट इज 6% वोट्स। देखो उसमें 6% वोट्स लिखा था पहले कंडीशन के अंदर, पहली कंडीशन में 6% वोट्स लिखा था, बट उसमें क्या बोला था, या तो उस स्टेट की लोकसभा इलेक्शन के अंदर आ जाए या असेंबली इलेक्शन के अंदर आ जाए, ऐसा लिखा था। बट इसके अंदर क्या बोला हुआ है, इसके अंदर ये बोला हुआ है कि 6% वोट्स इन 4 और मोर डिफरेंट स्टेट्स, आइदर इन लोकसभा और असेंबली। उसमें असेंबली और लोकसभा उसी स्टेट के बारे में बोला, डेट स्टेट, बट इसमें चार चार या 4 से ज्यादा बोला है। जहां तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे सुनो, एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एंड ऑल्सो द पार्टी गेट एटलीस्ट 4। स्टेट के अंदर 2, स्टेट में कितनी? 2, जुबा केसरी हो गया ये तो, हाँ, स्टेट के अंदर 2, ठीक है, और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए 4। यहां तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब ये दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? द पार्टी विंस एटलीस्ट 2% सीट्स इन लोकसभा। कितनी बात याद रखनी है? 2% सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम 3 और मोर डिफरेंट स्टेट्स। 3 और 3 से ज्यादा अगर डिफरेंट स्टेट होंगे तो उसमें 2% सीट्स मिल जानी चाहिए लोकसभा इलेक्शन में। इसमें लोकसभा बोला है सर, क्या बोला है? लोकसभा। और स्टेट के अंदर हमने क्या बोला था? असेंबली, असेंबली ऑफ अ स्टेट, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? जहां तक कोई भी डाउट आपको, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से कोई पूछता है अब तक इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई है, तो फंक्शन, ठीक है, पता है, सरकार बनाई, अपोजिशन में रहे, ठीक है, देख लिए पॉइंट। उसके बाद में रिकॉग्निशन कैसे मिलती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक क्लियर है आपको? तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जो भी डाउट आएगा आप डाउट को कमेंट करेंगे और आपके डाउट का ऑब्वियसली आंसर किया जाएगा, कैरियर ग्रो टीम आपको आंसर कर देगी। ऑब्वियसली मैं चेक करूंगा यार, मैं आंसर करूंगा, ठीक है। आईएनसी, अब हम ना पार्टीज पढ़ते हैं जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब ना सबसे पहले आईएनसी के बारे में देखते हैं। मैंने आईएनसी लिखा, मैं
देखो, कोई भी पार्टी का बिलीवर है, ये है वो है, उन बातों पे नहीं जाएंगे। आईएनसी ओल्डेस्ट पार्टी है, इसलिए मैंने सबसे आगे लिखा है। कभी आपके माइंड में कुछ चल जाए, चलेगा नहीं, है ना, चलना चाहिए। ठीक है। उसको कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, सॉरी, ओल्डेस्ट पार्टी। लार्जेस्ट तो मैं क्यों ही बोल रहा हूँ अब। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी और ओल्डेस्ट पार्टी बोलते हैं। 1885 में बनता है। एलन ऑक्टेवन ह्यूम, एयो ह्यूम जिसको बोलते हैं, एलन ऑक्टेवन ह्यूम इस पार्टी को बनाते हैं। उसके बाद में इस पार्टी ने बहुत डोमिनेंट रोल प्ले किया है इंडिया की पॉलिटिक्स में, नेशनल और स्टेट लेवल पे। ठीक है, और इसको सेंट्रिस्ट बोलते हैं। अब सेंट्रिस्ट का मतलब मेरे को कौन बता देगा? चलो, सेंट्रिस्ट का मतलब पता हो तो आंसर कर देना, बाकी मैं बताऊंगा। देखो, मैंने आपको क्या लिखा था, मैंने लिखा था, एक तो लिखा था लेफ्ट, एक वर्ड लिखा था राइट, अब मैंने लिख दिया सेंटर। देखो भाई, लेफ्ट का मतलब मैं पुअर लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है कि मैं गरीब लोगों के लिए काम कर दूँ। राइटिस्ट का मतलब होता है कि मैं बिजनेसमैन लोगों को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, पॉलिसी वगैरह बना के। सेंट्रिस्ट पार्टी क्या होता है? सेंट्रिस्ट पार्टी वो पार्टी होती है कि जो थोड़ा सा बैलेंस बना के चल रही है, मतलब कि लेफ्टिस्ट को भी लेके चल रही है, राइटिस्ट को भी लेके चल रही है। ठीक है, तो डेट इज़ द सेंट्रिस्ट पार्टी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई ना? देखो, कोई भी चीज़ है ना, जहाँ पे समझने का पॉइंट होगा वहाँ पे तो समझा ही दूंगा मैं आपको, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए करा ही दूंगा मैं। ठीक है, बट बाकी अब फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 1885, यार ये तो याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, हाँ, अब आगे सुने आप। सेंट्रिस्ट पार्टी बोला है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है? सेंट्रिस्ट है। उसके बाद में लीडर ऑफ द यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। बट अब मैं एट प्रेजेंट के मतलब कि जो भी इंस्टांस चल रहा है, जो भी है, बता देता हूँ। पहले चलता था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब कि इनका एक ग्रुप था। अब देखो, यहाँ पे अलायंस वर्ड लिखा हुआ है, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। चलो मैं बता देता हूँ आपको। अलायंस और कोलिशन कंफ्यूज होते हो काफ़ी बार, आप कंफ्यूज हो जाते हो। अलायंस का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने बोल दिया कि यार चलना है, हमने कोई इवेंट करना है। ठीक है, चलो मैं पार्टी के एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने बोल दिया कि हम चार पांच दोस्त हैं, और हम चार पांच दोस्तों ने डिसाइड किया कि यार अब की बार से ना सारी पार्टी ना साथ, आपकी ए पार्टी है, मेरी बी पार्टी है, भाई की सी पार्टी है। ठीक है, तीनों पार्टी मिलेंगे और मिलके इलेक्शन में फाइट करेंगे। इसको बोलूँगा अलायंस, और हमने अपने अलायंस का नाम दे दिया। ठीक है, भाईचारा अलायंस दे दिया। ठीक है, उसके बाद में जीत गए, सरकार स्कोर बन गई। बट अब ना कोलिशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम, मैंने क्या किया, मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन में उतनी सीटें नहीं जीत पाया कि मैं आराम से इजीली अपनी गवर्नमेंट को मेजोरिटी दिला सकूं। तो मैंने बोला यार भाई हेल्प चाहिए आपकी, कोलिशन करना है, गठबंधन बनाना है। तो वो मेरे साथ आया। अब उसकी खुद की चॉइस होगी, वो मेरे साथ आएगा नहीं आएगा, वो मना भी कर सकता है। वो किसी और के साथ चला जाएगा तो उसकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं हुई तो। हाँ, अगर मेजोरिटी मेरे पास आती है तो मेरे को कोलिशन नहीं करना, बट नहीं आती है तो मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी। अगर वो कोलिशन को ब्रेक डाउन कर देगा, बीच में वापस ले लेगा, मैं बोल रहा है कि मैं अपने भाई इस गठबंधन को, इस कोलिशन को ब्रेक कर रहा हूँ, तो सरकार गिर सकती है, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, है ना? ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया अलायंस का मतलब। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था, एट प्रेजेंट 2024 में जब इलेक्शन होते हैं ना, तो आईएनसी का अलायंस था इंडिया अलायंस, INDIA। ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। 25 से ज़्यादा पार्टियां हैं भाई, आम आदमी पार्टी, DMK, बहुत ज़्यादा पार्टीज को मिला लिया इन्होंने। ठीक है, तो अभी की जो भी ना सिनेरियो चल रहा है वो मैंने लिख दिया है, इंडिया अलायंस बोला है मैंने। ठीक है, यूपी अलायंस नहीं है अभी, बट आपको एग्जाम में जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लिखना है वो लिखो। और अगर आप ये बोल रहे हो कि एट प्रेजेंट INC ओन या लीडर ऑफ द इंडिया अलायंस, है ना, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप। देखो, मैं 2019 और 2024 दोनों को अपडेट किया हुआ है, आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब मैंने क्या बोला है, 2019 के अंदर इसको 19.5% वोट्स मिलती हैं, बट सीट्स होती हैं इनके पास 52। 2024 में ऑब्वियसली बढ़ता है, 21% हो जाता है ये, और 99 सीट्स हो जाती हैं इनकी। आप अभी रिसेंट वाला भी लिख सकते हो 2024, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको क्यों बताया कि थोड़ा सा ना माइंड ये हो जाए कि ना कि सर लोकसभा इलेक्शन हुए थे, वो क्यों नहीं है बुक में, नहीं है, मिसिंग है वो, तो मैंने यहाँ पे अपडेट करके लिख दिया है। आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लिखा है यहाँ पे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, जो अभी रूलिंग पार्टी है इंडिया के अंदर। ठीक है, अभी पार्टी 1980 के अंदर बन जाती है, और एक पहले पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। उस पार्टी के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में बनती है भारतीय जनसंघ।
अब उस पार्टी को रिवाइव करके 1980 में बीजेपी बनाया गया। अब इस पार्टी का काम क्या है कि मॉडर्न इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाएंगे, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, अपनी वैल्यूज को प्रमोट करेंगे, ठीक है, हिंदुत्व जो वो वाली बातें। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड समझने वाला पॉइंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, जैसे कि ना मैं आपको एक केस बताता हूँ, उस केस के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आ जाएगा, क्योंकि ना कोई भी चीज़ें समझनी है तो हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि क्यों ये चीज़ें बोली जा रही हैं। देखो, एक लेडी थी जिसका नाम था साहबानो, साहबानो, मुस्लिम लेडी थी वो, ठीक है। उसके हस्बैंड अहमद शाह उनका नाम था, उन्होंने उनको डाइवोर्स दे दिया था। उनके चाइल्ड थे किसके, साहबानों के। तो ना उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसा दिया था, तो उन्होंने बोला था, और आपको पता है कि ट्रिपल तलाक था, 3 बार तलाक बोल देना वो प्रैक्टिस। तो इन्होंने बोला था, ये चली गई थी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में। और फिर क्या हुआ कि साहबानों ने अपने राइट की डिमांड की कि ना मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को अपनी फैमिली का सस्टेनेंस करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि ना इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स का मतलब पता है, रिलीजन बहुत ज़्यादा है, तो पर्सनल रिलीजन भी बने हुए हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि हम इस रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, उस रिलीजन ने अपनी वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब ना बीजेपी का एम क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, चाहे यार वो हिंदू लेडी हो, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो कोई भी सिख है ना, जो भी जितने भी रिलीजन हो गए, यार सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हिंदू लेडी को तो हम प्रोटेक्शन कर देंगे, उस लेडी को प्रोटेक्शन कर देंगे, उसको नहीं करेंगे, उसके रिलीजन में तो ख़राब चीज़ें हैं या ख़राब एम्बिट हैं, किसी भी रिलीजन में हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा सही लगता है, हाँ। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ख़राब चीज़ें ये हो सकती हैं कि कंट्री में कोई भी मेजोरिटी रिलीजन होगा, तो उस मेजोरिटी रिलीजन की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाएगा, माइंड में रखा जाएगा, तो मे बी यहाँ पे वो चीज़ें ख़राब हो जाएं, या मे बी यहाँ पे सेकुलरिज्म वाला इम्पैक्ट कर जाए, है ना। तो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, बट मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझाया कि सभी के लिए सेम कोड है, ठीक है, हाँ। उसके बाद में लीडर है एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस वर्ड में आपको समझा चुका हूँ, आई होप क्लियर है। अलायंस मतलब मैंने पहले बोला, कुछ लोगों को साथ आ जाओ, एक ग्रुप बनाते हैं और फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा भाई जीत गया, मेरे भाई ने ज़्यादा सीटें जीत ली, तो ऑब्वियसली हम एक ग्रुप से लड़ रहे हैं, हमने डिसाइड करा कि कौन कैसे पावर को कैप्चर करेगा, कैसे कौन सी सीट लेके आएगा, ठीक है। अब 2019 लोकसभा इलेक्शन, 37.4303 सीट्स, ठीक है। इन 2024 लोकसभा इलेक्शन 36.5% और 240 सीट्स। पता है आपको क्या चल रहा है, क्या नहीं चला, ठीक है, हाँ। अब आगे चलते हैं हम। अब अगली पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखो सिंबल लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, तो सिंबल आपके माइंड में बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि उस पार्टी का सिंबल क्या है, ठीक है, हाँ। उसके बाद में देखो, ये पार्टी बनती है 26 नवंबर 2012, 2012 में बन जाती है। ये अन्ना हजारी जैसे लोगों को लेके आते हैं कि एंटी करप्शन, एंटी करप्शन। अब नहीं पता वो एलिगेशन क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पता है भी नहीं भी, ठीक है, बट ठीक है। एंटी करप्शन मोमेंट के लिए आते हैं, इनका काम था कि अकाउंटेबल होंगे, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। देखो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, अच्छा गवर्नेंस संभालेंगे, भाई ठीक है, इन्होंने बोला। पार्टी बनती है, इट फॉर्म पार्टी बन जाती है 2012 में। उसके बाद में इट फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ आईएनसी, आईएनसी के सपोर्ट से सरकारी बनाते हैं। प्रेजेंटली पंजाब के अंदर है। 2019 के इलेक्शन में एक सीट जीती थी इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में। 2024 में 2 सीटें जीती हैं, ठीक है, एक अब 2। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी काशीराम ने बनाई है पहले। ये जो 1984 भी देख लेते हैं, ठीक है। इस पार्टी का पहले मेन बेस था यूपी में, बट इस पार्टी ने अपने बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। आपको पता है कि अब काफ़ी पार्टीज जो स्टेट पार्टीज थी वो काफ़ी जगह पे भी इलेक्शन को पार्टिसिपेट कर रही हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, किसी पर्टिकुलर दूसरे स्टेट में भी, है ना, ठीक है। तो इस पार्टी का काम था बहुजन समाज, जैसे कि दलित्स हो गए, जिसमें इंक्लूड हो गए आदिवासीज, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड जो माइनॉरिटीज़ हो गई, रिलीजियस माइनॉरिटीज, सबको लपेट दिया, ठीक है, आ जाओ भाई। अभी पढ़ ही रहे होंगे आप यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में, है ना। और ये जो अपनी इंस्पिरेशन है ना, कहाँ से लेते हैं, कहाँ से आइडिया, जो टीचिंग्स लेते हैं, साहू महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर और पीवी रामास्वामी नायकर, है ना, जो जिनको पेरियार भी बोला जाता है, ठीक है। नायकर का बहुत बड़ा रोल है साउथ के अंदर, ठीक है भाई। ये इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं, इनके सिक्योर करते हैं, जो ओप्रेस पीपल हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ ऑपरेशन हुआ है, उनके बारे में बोला हुआ है। इस पार्टी का मेन बेस है यूपी में,
ठीक है। और अब सब्सटेंशियल बेस भी मिलने लग जाता है हमें एमपी छत्तीसगढ़ जैसे एरियाज में। 2019 में क्या कंडीशन रही? 3%। 2024 में 9%। ऑब्वियसली परसेंटेज तो बढ़ा है, बट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं रहे ये लोग, इनको कोई भी सीट नहीं मिली। परसेंटेज बढ़ गया बट कोई सीट नहीं मिल पाई इनको, ठीक है। ये 2024 का डाटा है इनका। उसके बाद में सीपीआई एम, पहले इस पार्टी को सीपीआई बोला जाता था, बाद में इस पार्टी की आइडियोलॉजी चेंज हुई, पार्टी ब्रेक डाउन होती है और सीपीआई एम बनती है 1964 में। और जो हम ये पार्टीज पढ़ रहे हैं डेट इज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी तो वेरियस स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो ये पार्टी 1964 में बनती है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे चलती है, मार्क्सिस्ट लेनिन की आइडियोलॉजी पे। इनका काम क्या है? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म जैसी चीज़ों को प्रमोट करना। सोशलिज्म का मतलब पता है ना आप लोगों को? सोशलिज्म का मतलब हो गया, सोशलिज्म का मतलब होता है सर कि कुछ रिसोर्सेज जो हो गए उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले, कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है। आसान लैंग्वेज में सोशलिज्म ये होता है। और सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन क्या है? इक्वल है, सभी रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट की जा रही है, कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल नहीं बोला गया, वट एवर कोई कितना भी मेजोरिटी में क्यों ना हो। और इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ये अपोज करता है इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म के बारे में। अब कम्युनल का मतलब होता है हेट, आप नेगेटिव वर्ड है, आता है आपकी बुक के अंदर। इसमें ये होता है कि आप रिलीजन के बेस पे ना, मतलब कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि रिलीजन के बेस पे लोगों को लड़ा रहे हैं, तो दैट इज द कम्युनल पॉलिटिक्स। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरा रिलीजन सही है, तुम्हारा खराब है, ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है। और सॉरी, इंपीरियलिज्म जो ब्रिटेन ने इंडिया को इंपीरियल बनाया, अपना अपना गुलाम बनाया, ठीक है, अपनी कॉलोनी बनाया, उसके बारे में बोला हुआ है। इसका मेन बेस बंगाल में मिल जाएगा हमें, केरला त्रिपुरा जैसे एरियाज में मिलेगा। उसके बाद में पावर में बंगाल में रही है विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स, ठीक है, बहुत बड़ी बात है भाई। 2019 के अंदर 3 सीटें जीतती है, 2024 में भी 3 सीटें, बट इनका जो वोट रेस है वो कम हुआ है, जहां तक क्लियर है मेरी बात है। उसके बाद में नेशनल पीपल्स पार्टी, ये पार्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं इस पार्टी को इंपॉर्टेंट बोलूंगा, क्यों बोलूंगा इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस लाइन से बोलूंगा, डेट इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हैव अटेन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की ऐसी पहली पार्टी बनी है जिसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का क्या रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। 2013 में बन जाती है। आम आदमी पार्टी कब बनती है? कमेंट करके बताएंगे, अभी पढ़ाया था, ठीक है, बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा मैं आपसे। 2013 के अंदर ये पार्टी बनती है, पीए संगमा इस पार्टी के लीडर हैं, और ये पार्टी डाइवर्सिटी पे बिलीव करती है, और इसकी फिलोसफी है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, एम्पावर करेंगे सभी सेक्शंस को। इन्होंने ये किसी को डाइसेक्ट नहीं किया, इन्होंने बोला कि सभी का विकास होगा, ठीक है। अच्छी पार्टी है, इसकी आइडियोलॉजी अच्छी है। इस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, इट फॉर्म गवर्नमेंट इन मेघालय, और काफ़ी नॉर्थ स्टेट के अंदर भी इस पार्टी को देखने का आपको इसका बेस मिल जाएगा देखने को। 2019 में एक सीट मिलती है, अभी कोई सीट नहीं मिली है इसको, थोड़ा हाँ पार्टी के लिए डिससेटिस्फाइंग रहा होगा, बट ऑब्वियसली एफर्ट लगाएंगे तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हमने पढ़ी हैं, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमने देख ली है, जो भी आपकी बुक में मेंशंस हैं, जिनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोला हुआ है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट अब चैलेंजेस क्या आते हैं? अब देखो, चैलेंजेस पढ़ने से पहले मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे फादर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। अब ऑब्वियसली ना क्या हो रहा है कि मेरे फादर के बाद अगर मेरे पापा रिटायरमेंट ले लेते हैं तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बन जाऊंगा। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा पार्टी में देखने को मिल रहा है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी में उस मतलब ये बोल दे कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया कि उस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है यार। भाई पार्टी के अंदर भी तो इलेक्शन होने चाहिए, ये होना चाहिए कि यार जैसे कि 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोग ऑप्ट करें कि हाँ यार लीडर कौन बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार उसके फादर थे तो उसको भी बना दिया जाए। तो ये चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी। उसके बाद में डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। एक सेकेंड, हाँ, चैलेंजेस ये हैं सर, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डू नॉट प्रैक्टिस, मतलब कि प्रैक्टिस नहीं होती है। ये क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को नहीं मिलती है उसके अंदर। और उसके बाद में मनी रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। जिसके पास पैसा होगा उसको पोस्ट मिल जाएगी, उसको आप मिनिस्ट्री दे दोगे, मसल पावर है उसके पास, उसके ऊपर भले ही केसी चल रहे हो बट वो रोकड़ा पैसा ले आया तो आपने उसको दे दी सीटें। डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। ऐसा नहीं लगता कि यार हम लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं।
मतलब कि हम ऐसे कैंडिडेट को लेके आ रहे हैं कि जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, लोग उससे अपनी प्रॉब्लम बताने से ज़्यादा डरते हैं उससे, कि उसको बुरा लग गया तो यार केस चल जाएगा। तो समझें कि यार चैलेंजेस हैं और ओबियसली उस पर काम करना चाहिए। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लो बनाने चाहिए, है ना। इसको और रेगुलेट करना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस को सोचना चाहिए कि हाँ, कि अब सही समय है कि हमें एक अच्छे तरीके से, क्योंकि हो गया है, रिलीजन हो चुका, कास्ट हो चुका, अब हमें सोचना चाहिए कंट्री के वेलबींग के लिए। उसके बाद में पार्टी को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। अब एक ना 10th शेड्यूल आता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। इसमें बोला हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज कि वो पार्टी को बदल दे। जैसे कि मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने अपने पर्सनल गेन के लिए पार्टी को चेंज कर दिया। तो इससे क्या होगा, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी ना भाई। 100 लोग थे, 100 लोगों से सरकार बनती है। अब मैंने बोल दिया कि यार तुम 5 लोग ना, इस बी पार्टी ने बोला 5 लोग यहाँ आ जाओ, 5-5 करोड़ रुपए दे देंगे, सरकार तो गिर जाएगी क्योंकि 100 सीट चाहिए। तो वो चेंज करते थे अपने पर्सनल गेन के लिए। तो एक एक्ट आता है, 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन है वो, 10th शेड्यूल में मेंशन है, 1985 में ऐड होता है ये। अब ये बोल दिया कि अगर कोई भी पार्टी को चेंज करेगा ना, तो उसकी पोस्ट चली जाएगी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एमएलए हूँ, मैं पर्सनल गेन के लिए किसी पार्टी में चला गया तो मेरी एमएलए की पोस्ट ले ली जाएगी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को काम अब स्टेप इन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज कि भाई अपनी आईटीआर भरो, इनकम टैक्स रिटर्न बताओ। और एक ये भी चीज़ें की हैं कि ना, न्यूज़पेपर के अंदर, कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर होगा तो उसमें ये बताना पड़ेगा कि आपकी वाइफ कितनी है, आप पे केसेस कितने चल रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, ताकि लोगों को पता चले कि यार हम किस कैंडिडेट को, मतलब कि थोड़ा लोग विजिलेंट हो जाएं अपने कैंडिडेट को लेके, सही चॉइस आया है ना, ठीक है। उसके बारे में बोला हुआ है। तो पार्टी को इस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है। कुछ सजेशंस क्या है, सजेशंस ये बोले हुए हैं कि अ लॉ शुड बी मेड कंपलसरी टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स। देखो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने बोला था ना कि राजा का बेटा राजा बन रहा है। तो यार इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आज के टाइम पे। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है तो कहीं ना कहीं चीज़ें कॉम्प्रोमाइज होंगी। इट शुड बी मैंडेट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिवन मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3। ये बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है। और ना देखो सजेशंस दिए हैं आपने, तो सजेशंस में आप ना और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हो। मेरे को ये सजेशन लगा कि यार 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए ऐड हो जाएं, और ना पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी प्रिवेल हो जाए। तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करेंगे। और हाँ, मेरे को पता है कि कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं आपके सोशल साइंस के, उन टॉपिक्स को लेके आया जाएगा, जल्द लेके आया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद इतना पेशेंस रखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।